नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और मेरे साथ वैभव हैं, डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर और मेरे काफ़ी अच्छे मित्र। कई दिनों से जो दिल्ली में हो रहा है और ख़ास करके 2 दिनों में जो हुआ है, जो ट्रैक्टर रैली की प्लानिंग हो रही थी और ट्रैक्टर रैली जो हुई है, उसी पे मैंने तो 3-4 वीडियो ऑलरेडी कर दिए हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपके समझ का दायरा और समझ से मतलब है कि आप जिस विषय को ट्रीट करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उससे बेहतर आपसे बेहतर जानता है तो उससे बात करना जो ज़रूरी होता है। तो उसी कारण मैंने वैभव, चूँकि इस तरह के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के भी मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं और जियोपॉलिटिक्स का एक अलग इनका अपना जानकारी का क्षेत्र है, तो उसी पे वैभव से हम बात करेंगे। लाल किले के ऊपर जो हुआ वो आप जितने साहित्यिक शब्द इस्तेमाल कर ले, शर्मसार हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, फलाना-ढिमका, वो एक तरफ है। क्या आपको 2 महीने पहले इसका अंदाज़ा था कि ऐसा हो जाएगा? देखिए, पंजाब से जो भी इस तरह की मूवमेंट शुरू होती है उस पे हर किसी को शक होता है। जैसे अगर शाहीन बाग होता है तो किसको नहीं पता था कि इसमें एक फैक्टर कहीं ना कहीं इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का और जिहाद का है। क्योंकि जो किसी भी समुदाय का जो एक फ्रिंज होता है, वो फ्रिंज हमेशा उस चीज को ओवरटेक करता ही है, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। तो इस चीज का तो हर किसी को अंदाजा था कि ये चीज हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और जिस तरीके से प्रोवोकेशन किया जा रहा था और जिस तरह के प्रोवोकेटिव भाषण दिए जा रहे थे, पहले आपने सुना होगा वो योगराज सिंह ने भी जो है उसमें एक बहुत बहन वाला बहुत ही घटिया सा, बहुत घटिया किस्म का उसने बात की। और उस तरह के बहुत सारे भाषण दिए गए जो कि मीडिया में नहीं दिखाए गए, डेलिबरेटली नहीं दिखाए गए ताकि माहौल ना खराब हो। और लेफ्ट विंग मीडिया तो खैर उनको छुपा ही रहा था। तो लेकिन जो राइट विंग मीडिया था उसने भी इसलिए नहीं दिखाया कि वैमनस्यता जो है वो दो जो सिख और हिंदू समुदाय हैं उनके बीच में ना हो। अगर योगराज सिंह का भी आप देखेंगे तो योगराज सिंह का भी भाषण जो है वो सेंसर करके दिखाया गया, और इस वजह से दिखाया गया क्योंकि वो युवराज सिंह के पिता है। अगर वो कोई किसान नेता होते या तो कोई तो नहीं दिखाया जाता, उसकी चर्चा भी नहीं होती। तो इस तरह से वहां पे प्रोवोकेटिव चीजें बहुत दिनों से चल रही थी। समस्या ये है कि जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं या जो फ्रॉडिये हैं योगेंद्र यादव के जैसे, इन्होंने कभी भी कोई कोशिश ही नहीं की कि इनको जो है इस पे कोई काबू पाया जाए, इनको रोका जाए, इनको संभाला जाए। मैं कहता हूं कितना मुश्किल है अगर आप कहते हैं भाई हमारे लोग नहीं है। आज आप कह रहे हैं ना कि वो जो लोग थे वो हमारे नहीं थे, हम तो आए और हम तो वही ईस्टर्न पेरिफेरी पे हम ट्रैक्टर मार्च निकाल करके हम वापस चले गए, हम तो लाल किले गए नहीं, ना हमारे लोग गए। तो अगर आपके लोग लाल किला नहीं गए तो वो कौन लोग थे जो गए, क्या आपको पता है? और 10-50 नंबर नहीं है, 25-30 हजार, हजारों की तादाद में। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपके यहाँ पे मीडिया आपको पिछले 1.5 महीने से दिखा रहा है कि ये देखो खालिस्तान का झंडा है, ये देखो ये भिंडरावाले की फोटो है, ये देखो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं। तो आप मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको गोदी मीडिया और ये मीडिया वो मीडिया करके आप उन्हें भगा रहे थे अपने यहाँ से, आप उन्हें रिपोर्ट तक नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, आपने क्यों नहीं पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई ये खालिस्तानी है, ये भिंडरावाले की पोस्टर लगा रहा है, भाई हमको नहीं चाहिए, आप इनको लेके जाइए यहाँ से। आप बुला लेते पुलिस को और दे देते उनको। आपने अपनी सुरक्षा के लिए बाबा बलबीर जो कि निहंग जो समुदाय है सिख का, उसके हेड है और अच्छे इंसान है, अच्छे व्यक्ति है, मैं उनसे मिला हूं, मेरा उनसे स्नेह है। लेकिन उन्होंने जो, अब देखिए इसमें भी दो चीजें हैं, इससे जो निहंग भेजे उन्होंने निहंग भेजे ताकि ये लोग जहां भी बैठे हो वहां उनकी सुरक्षा के लिए। मैं इस चीज पे मेरा उनसे ये इख्तलाफ है या ये डिफरेंस है कि आप किसानों की सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, किसान भारत के नागरिक है ना, अमेरिका के नागरिक तो नहीं है। तो अगर उनको सुरक्षा चाहिए थी तो उनको सुरक्षा पुलिस से करवानी चाहिए। उनको पुलिस से वो नहीं थी, वो सरकार से मांग करते हमें सीआरपीएफ दी जाए, हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस दी जाए सुरक्षा के लिए। उनसे भी नहीं पेट भरता, आप सेना की डिमांड कर लेते। लेकिन आप अपनी सुरक्षा भी खुद लेके आए हैं कि भाई निहंग जो है वो हमारी सुरक्षा करेंगे। आप जब इस तरह का एक माहौल खड़ा करते हैं और इस तरह की भाषण देते हैं, डे 1 से लेके आज तक यही चीज हर एक कड़ी इसी पे जुड़ती है कि आप इस दिन का इंतजार कर रहे थे, आपको पता था कि ये चीज होनी है, आप उसके लिए जमीन तैयार कर रहे थे। जब आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जब ये आंदोलन सो कॉल्ड आंदोलन जब चल रहा था, जब आप सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे और वहां पे खालिस्तानी जो है झंडा लेके घूम रहे थे, आप वहां बैठ करके राजेवाल साहब जो कि किसानों के नेता हैं, वो वहां पे खड़े होकर के ये तो कह रहे थे कि वो पन्नू को ललकार रहे थे सिक्स फॉर जस्टिस के, कि भाई आप यहाँ पे माहौल मत खराब कीजिए, आपको खालिस्तान चाहिए आप अमेरिका में बनाइए, कनाडा में बनाइए, यहाँ माहौल मत खराब कीजिए। लेकिन उन राजेवाल साहब को उसी
आंदोलन में जो खालिस्तानी झंडे और भिंडरावाले की तस्वीरें वो उनको नहीं दिख रही थी। उनको उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तुम जाओ और जहां पे तुम्हें खालिस्तान बनाना है बनाओ, यहां नहीं बनाना। ठीक, तो इस तरह की जो हिपोक्रेसी, और ये देखिए बहुत पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि एक जो सेगमेंट होता है, जैसे आप देख लीजिए शाहीन बाग में कि या बेंगलोर में ऐसे हुआ कि एक पक्ष मारता है, दंगा करता है, और दूसरा जो है वो पुलिस वालों को गुलाब का फूल देगा, दूसरा जो है वो ह्यूमन चेन बनाएगा। तो ये जो है ना, ये जो प्रेशर कुकर होता है ना, तो ये सीटी का काम करते हैं कि जो प्रेशर जब बहुत बिल्ड हो जाता है तो उसको निकालने के लिए प्रेशर को ये गुलाब का फूल देना और ह्यूमन चेन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ से खेलते हैं। किसानों की बात तो हम अभी करेंगे ही आगे। थोड़ा ये भी है कि हमारे जनरेशन के साथ, और खास करके उन लोगों के साथ जिनको खालिस्तान का इतिहास बिल्कुल ही नहीं पता है, तो मैं चाहूंगा कि आज़ादी के बाद जिस तरह से अकाली दल का यंग फैक्शन जो था, उनके कैडर थे, वो चाहते थे कि सिखों के लिए एक अलग ऑटोनोमस रीजन बने, क्योंकि उन्हें लगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग बन रहा है तो हमारे लिए भी बनना चाहिए, क्योंकि हम भी एक माइनॉरिटी हैं। और वो इंटरटेन कर रहे थे ऐसे आइडिया। वहां से चलते हुए संक्षेप में ये बताइए कि 84 तक या इनफैक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन तक क्या स्थिति थी पंजाब में, और उसके बाद जो एक वायलेंस का नंगा नाच, और उसके बाद फिर ड्रग्स का और तमाम तरह की चीजें जो हैं, वहां की सोसाइटी और यूथ को एकदम से आप कह सकते हैं कि मॉरली करप्ट, और फिजिकली तो है ही, मतलब वायलेंस में आप इंडल्ज कर रहे हैं, उसके बाद तमाम तरह की और भी चीजें हैं। तो थोड़ा सा संक्षेप में इतिहास दीजिए कि ये खालिस्तान है क्या, इसका नारा क्या है, ये कैसे मतलब उठता है, बैठा, फिर रिवाइव होने की कोशिश कर रहा है। ये खालिस्तान एक फ्रॉड है, ठीक है। ये 1970s तक दुनिया में कहीं भी खालिस्तान वर्ड की एग्जिस्टेंस नहीं थी, ठीक। और जब मैं दुनिया कहता हूं तो मेनली मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो अमेरिका और कनाडा, जहां जो आज सबसे बड़े हब बने हुए हैं, जो नैरेटिव तय करते हैं इन सब चीजों को लेकर भी। और बेसिकली ये एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग था CIA का और ISI का। अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंडिया हमेशा से ही एक थ्रेट रहा है, खतरा रहा है, वो चाहे अमेरिका के लिए हो, चाहे पाकिस्तान के लिए रहे हो। ये आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका को हमेशा से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया चाहिए था। इंडिया स्ट्रॉन्ग बन के इमर्ज हो गया, ठीक है, ये एक अलग चीज है। तो अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट कर लिया भारी मन से, ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट था जो कि CIA का और ISI का था। पहले इसकी शुरुआत की गई, धीरे धीरे इसको कनाडा में एक दो इंटेलेक्चुअल्स थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको पुश करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि, लेकिन इसमें मेनली इसमें तेजी कब आई, कब ये मेन स्ट्रीम हुआ। इसके मेन स्ट्रीम होने में जो सबसे बड़ा रोल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे रिसर्च एंड जो जो हमारी एजेंसी है, उसके स्पेशल सेक्रेटरी थे GBS सिद्धू साहब। तो GBS सिद्धू साहब की इन्हें किताब लिखी है कि उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से 1 अकबर रोड, जो कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी और कमलनाथ और ये सब सारे जो इनका जो पूरा ग्रुप था, इन्होंने, और इसमें ज्ञानी जैल सिंह भी शामिल थे, तो इन्होंने सबने मिल करके एक प्रोजेक्ट बनाया कि भाई अकालियों को हमें काउंटर करना है पंजाब में, तो कैसे करेंगे। अकाली क्या थे, अकाली हमेशा से सॉफ्ट सेपरेटिस्ट रहे हैं, ठीक। वो सिख प्राइड की बात करते हैं, सिख नेशनलिज्म की बात करते हैं, और ये उसमें कोई इतनी ऑब्जेक्शनेबल चीज भी नहीं थी। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं जो अपनी रीजनल नेशनलिज्म की बात करती हैं अपने, और उस टाइम माहौल भी था। क्या शिवसेना हमेशा से मराठी मानूस की बात नहीं करती आई है, ठीक है, जो मराठा प्राइड है उसकी बात नहीं करती आई, तमिल प्राइड आजकल तक DMK AIADMK क्या है ये सारी। तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि फिर इनको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने कहा कि भाई क्या किया जाए। तो उनको ये सलाह, इन्होंने एक नई कह सकते हैं कि एक नई इन्होंने योजना बनाई कि हम इनसे भी हार्ड लाइनर कोई ढूंढ के लेके आए, अकालियों से भी ज्यादा हार्ड लाइनर अगर हम कोई ढूंढ के ले आए, जो कि अकालियों को का जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म है इसको काउंटर कर सके, और फिर उसको हम यूज करके अकालियों को न्यूट्रलाइज करेंगे पंजाब में, और हम अपनी सरकार बनाएंगे। हुआ ये कि फिर इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए कि कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ के ले आओ जो कि इनसे भी ज्यादा, जो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो, बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्पीच देता हो, अच्छा ओरेटर हो, लोगों को कन्विंस कर सके, भड़का सके। तो
बहुत सारे उसमें से जो आए अलग अलग जो सिख सो कॉल्ड गुरु, जो संत जिन्हों कहते हैं, तो संत आए, उनमें से काफी को रिजेक्ट किया गया। एक भिंडरा वाले का इंटरव्यू यहीं दिल्ली में हुआ, 1 अकबर रोड पे, गांधी फैमिली के लोगों ने किया, कमलनाथ भी उसमें था, ज्ञानी जैल सिंह भी था उसमें। इन्होंने इंटरव्यू किया और इन्होंने इंटरव्यू करके उसको सिलेक्ट किया कि हाँ ये हमारा बंदा भिंडरा वाले, अब ये जाके वहां काउंटर करेगा। फिर भिंडरा वाले को इन्होंने इस्तेमाल करा और उसके बाद वो बहुत लंबी कहानी है कि किस तरीके से भिंडरा वाले की जितनी भी जातियां हुई पंजाब में, उन सबको इग्नोर किया गया सेंटर की तरफ से। उसने एक डीआईजी को, मतलब पंजाब पुलिस के एक डीआईजी को भिंडरा वाले के आदमी ने गुरु नानक टेम्पल में के कैंपस में गोली मारी। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के कैंपस में गोली मारी और उसकी लाश तक नहीं उठाई गई 4 घंटे तक, न लोगों की तरफ से न पुलिस की तरफ से। क्यों? किसने रोका होगा? क्यों रोका होगा? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिर्फ इतना था ताकि अगर कोई लाश उठा ले जाता है या कोई कार्रवाई हो जाती है भिंडरा वाले के खिलाफ, तो भिंडरा वाले का जो ब्रांड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगर पुलिस भी नहीं 4 घंटे तक जाती तो लोगों में डर फैल जाएगा कि यार कि इसके खिलाफ मत बोलना, ये तो डीआईजी को मार देता है, तो भी पुलिस की हिम्मत नहीं होती आने की। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें की गई और वहां पे मीडिया को पंजाब में प्रोवोक किया गया। एक जोड़ मेला का जो एक कल्चर पंजाब में होता है कि हिंदू और सिख एक साथ गुरुद्वारे जाते हैं, अच्छा, तो इसको जोड़ मेला कहते हैं। और ये पूरी दुनिया में होता था जहां जहां गुरुद्वारे थे। फिर धीरे धीरे जो है वो सिखों को हिंदुओं के अगेंस्ट में और हिंदुओं को सिखों के अगेंस्ट में अलग अलग अखबारों में खबरें छाप छाप करके सेंटर की तरफ से, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उस समय थे दिल्ली में बैठते थे, उनसे जब शिकायत की सरदार स्वरण सिंह ने, जो कि विदेश मंत्री भी रहे हैं भारत के, सरदार स्वरण सिंह बहुत नेशनलिस्ट आदमी थे और जीबीएस सिद्धू के ससुर भी थे। तो उन्होंने जब शिकायत की कि भाई आप ये सब देख लो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों में वैमनस्यता बढ़ रही है, एक दूसरे की तरफ नफरत बढ़ रही है हिंदुओं और सिखों में, तो जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था दिल्ली में बैठता था, उसने कुछ नहीं किया, उसने डेलिबरेटली उस चीज को होने दिया। तो एक सिचुएशन ये आ गई कि वो जोड़ मेला वाला जो कल्चर था वो खत्म किया गया। हिंदू गुरुद्वारे जाना हिंदुओं ने बंद कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ वहां पे फिर स्पीचेस शुरू हो गई। तो एक मोहल्ले के एक गुरुद्वारे पे बैठने वाला चौक मेहता गुरुद्वारा जो था, वहां का जो भिंडरा वाले था, जरनैल सिंह भिंडरा वाले, वो संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले बन गया और बनाया कांग्रेस ने। ठीक, तो ये खालिस्तान की, वो तो उसके खिलाफ जो भी एक्शन हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज वो हाथ से बाहर जा चुका था। वो इनकी बात नहीं सुन रहा था बिकॉज उसको समझ में आया कि यार पूरा पंजाब मेरी बात सुनता है, ये मेरा क्या कर लेंगे। वो तो पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के उसमें जोश में था। तो वो जब इनके हाथ से निकल गया तब इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो ये जो खालिस्तान का ये जो मूवमेंट था ये वहां से आया। लेकिन जब 90s में जब केपीएस गिल का सबके बारे में सबको पता है, जो आतंकवाद की जो पूरी श्रृंखला शुरू हुई पंजाब में, उसके बाद बहुत सारे जो सिख थे, जो मेजॉरिटी जो सिख कम्युनिटी थी, उसको ये चीज समझ में आई कि एक मिराज था, ठीक है, जिसके पीछे हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशंस को लगाया गया और उसमें बहुत सारे प्रूफ आ गए किस तरह से पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था। जब भिंडरा वाले को मार दिया गया तो आज भिंडरा वाले की मौत हुई और अगले दिन पीटीवी पे ये खबर चलाई गई, पाकिस्तान टेलीविजन पे, जो सरकारी न्यूज चैनल था, कि भिंडरा वाले आज पीटीवी पे आएंगे और सिखों से जो है मुखातिब होंगे और उनको स्पीच देंगे। अच्छा। उनको एड्रेस करेंगे। तो जब ये सारी चीजें हुई तो सिखों को बहुत बड़ा मेजॉरिटी जो सिख कम्युनिटी थी उसको समझ में आ गया कि ये एक सही नहीं है। हाँ, ये एक फ्रॉड है, जो एक कंस्पिरेसी है जो सिखों के अगेंस्ट में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और जिसमें कि दोनों तरफ से नुकसान सिर्फ सिख कम्युनिटी का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये फिजल आउट हो गया। फिर बिकॉज एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था, तो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट बहुत दिन तक रहता नहीं है अगर उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी ना हो, उसकी कोई अपनी हिस्ट्री ना हो, उसके कोई अपने रूट्स ना हो। तो कोई इस तरह का कुछ था नहीं। और अगर आप खालसा राज की बात करते हैं, खालसा राज और खालिस्तान बहुत अलग अलग है। खालसा राज तो काबुल तक था, तो क्या खालिस्तान काबुल तक बनेगा? खालसा राज तो कश्मीर तक भी गया था, तो क्या खालसा राज जो है, जो खालिस्तान बनेगा, वो कश्मीर तक उसकी बाउंड्री? महाराजा रंजीत सिंह के टाइम का जो पूरा एम्पायर था इनका। तो खालिस्तान की कोई अपनी हिस्ट्री नहीं है, उसके कोई रूट्स नहीं है, उसके पीछे कोई प्रॉपर आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट पाकिस्तान की तरफ से था और वो समय के साथ डाइल्यूट हो गया, खत्म हो गया। तो अभी एक जो कहा जा रहा है, मतलब मुझे जो लॉजिक सरकार की तरफ से, कि सरकार जो है इनएक्शन वर्ड यूज हो रहा है, कि कुछ कर नहीं रही है इतना होने के बावजूद। हालांकि अभी 22 FIR हुआ है और 37
किसान नेताओं को उसमें नामित किया गया, और पता नहीं, चूंकि दिल्ली सरकार है तो सरकार जब तक अनुशंसा नहीं करेगी तो शायद चार्जशीट में नाम भी ना जाए, या जो भी है, ये भी नौटंकी आगे होने वाली है। उसमें कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट इसलिए एक्ट नहीं कर रही है क्योंकि 40% हिंदुओं की हालत पंजाब में बहुत अच्छी नहीं है। और मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप भी बता रहे थे कैसे पैसा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आने लगता है, उसके बाद से कैसे दशा और दिशा दोनों जो है पंजाब में हिंदुओं के लिए बद से बदतर जो है होती चली जाती है। तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए। देखिए, सिखिज्म जो है ना, वो हमेशा से खत्रियों और बनियों का रिलीजन रहा है। मैं अगर बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो है, अगर आप इवन जो सिख गुरु हैं उनको आप देखें तो सारे के 10 के 10 गुरु जो है वो सारे के सारे खत्री समुदाय से आते हैं, इंक्लूडिंग बाबा गुरु नानक। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अचानक से पंजाब में पैसा बहुत आ गया, और खास तौर पे एक जो जट सिख कम्युनिटी है, ठीक है, वो जट सिख कम्युनिटी के पास बहुत सारा पैसा अचानक से उसका जो है वो इन्फ्लक्स बढ़ गया। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और ये सारे थे, उसके ऊपर उन्होंने कब्जे कर लिए। और ये जट सिख वही है जिनके पास जमीन का भी लैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा है, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि वो वहां के जमींदार जो तबका है वो जट सिख कम्युनिटी से आता है। तो पंजाब में उनकी अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो किसी एक पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास सबसे ज्यादा जो लैंड है वो जट सिख कम्युनिटी के पास है, ठीक। तो और वो नंबर्स में बहुत कम है पंजाब में, लेकिन वो डोमिनेट करते हैं, वो रूल करते हैं। आप वहां की ब्यूरोक्रेसी देखें, वहां का आप जो पॉलिटिकल जो पूरा इकोसिस्टम है वो देखें, वो हर जगह दे आर डोमिनेंट। तो वो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब पैसा आया और उनका पूरा एक ओवरवेलमिंग डोमिनेंस हो गया, बिकॉज जो पैसा भी आया उनके पास वो भी बहुत लार्ज नंबर्स में आया, बिकॉज जमीन बहुत ज्यादा थी और गारंटीड इनकम थी कि अगर मेरे पास 100 एकड़ भी जमीन है तो 100 एकड़ जमीन का जो भी मैं दाना उपजाऊंगा सरकार लेगी, और वो सरकार एक बार में खरीदती है। तो एक बार में आपको लाखों और करोड़ रुपए में आमदनी शुरू हो गई। तो अगर आप देखें तो काफी पहले ये नॉर्मली एक बोला जाता था कि पंजाब में किसान जो है वो खेत भी BMW से जाता है, ठीक है। ये दिल्ली में बहुत जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा या दिल्ली विश्वविद्यालय में घुमा होगा वो उसने ये बात जरूर सुनी होगी। और जो उत्तर भारत के बाकी क्षेत्रों से आने वाले हैं वो बड़ा सरप्राइज होते थे इन चीजों को सुन के, यार किसान BMW से कैसे चल सकता है, ठीक। क्योंकि किसान परिवार से आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं, हम सारे ही किसान परिवार से आते हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते, एक 4 पहिया भी नहीं सोच सकते, कोई अदद 4 पहिया जो होती है, मेरे पास अभी तक नहीं। तो ये जो पूरा पैसे का इन्फ्लक्स हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आपके पास पैसा बहुत आ जाता है तो आपके पास बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे आप कोई भी आप खालिस्तान है, आपको उसके लिए पैसा देना है, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं 2-4 लाख रुपए देने में मैं नहीं संकोच करूंगा। तो ये पूरी इंडस्ट्री बन के खड़ी हो गई। तो वहां पे एक नया क्लास खड़ा हुआ। वो क्लास क्या करता था कि वो सिखों को ब्लैकमेल करता था, इमोशनली प्रोवोक करता था रिलीजन के नाम पे और कम्युनिटी के नाम पे, और वो समुदाय क्या करता था कि वो उठा करके उनको पैसे देता था। अच्छा। आप आज भी जाइए, आप देखिए पंजाब, अमेरिका में और यूरोप में बहुत सारे ऐसे सिख हैं जो सो कॉल्ड खालिस्तानी जो हैं, जो लीडर हैं, वो काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं। अमेरिका जैसे देश में, यूरोप जैसी जगह पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर आप बिना काम किए आप वहां पे शायद 2-4 दिन भी सरवाइव कर पाए, ठीक है। वो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज है, वहां जो काम करता है, जो परफॉर्म करता है, वही सरवाइव कर सकता है। तो वहां पे मीडियोकर की गुंजाइश नहीं है, या ना काम करने वाले की तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये काम कुछ नहीं करता है और उसके पास सब कुछ है। उसके बच्चे आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता उनको कि मैं इनका जिक्र करूं। तो ये एक पूरा बिजनेस खड़ा हो गया, और वो बिजनेस फिर अब उसी से फंड तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। अगर ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की जो बात हो रही है, अगर ये रिफॉर्म्स होते हैं तो इसका नुकसान किसको है? मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताएं ना, तमिलनाडु से कितने किसान आए हैं, उड़ीसा से कितने किसान आए हैं, बिहार से कितने आए हैं, यूपी से कितने आए हैं, त्रिपुरा से कितने आए हैं, अरुणाचल से कितने आए हैं? क्या खेती सिर्फ और सिर्फ पंजाब में होती है? 45% जो है FCI की खरीद सिर्फ पंजाब और हरियाणा से होती है। 45%। आप सोचिए 38 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 38 नहीं, 28, 36 सॉरी,
और 34 से मात्र 55%, मतलब 1 से 1.5% आप औसतन अगर खरीद को उस तरह से देखें तो इनकी मोनोपोली इनके हाथों से। और आप जैसे बता रहे हैं कि वो जट समुदाय जो सब ज्यादा वहीं से, और फिर अन्नदाता सफिक्स लगा देना, जैसे मतलब सुबह में गेट हम लोग खोलते हैं और वहां पे नहीं नहीं, नीचे अगर वो बैठा रहता अन्नदाता है तो डॉक्टर जो है वो जीवन दाता है। चिकित्सा दाता है, नहीं नहीं, वो जीवन दाता है ना। हाँ हाँ। ठीक है, वो हमको जीवन दान देता है। तो जीवन दान से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। तो एक काम करते हैं कि फिर सारे डॉक्टर हैं जो सरकारी डॉक्टर हैं जिनके ऊपर ये प्रतिबंध है कि भाई वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कल को वो आगे दिल्ली घेरे खड़े हो जाएं कह के नहीं हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप मानिए हमारी बात। नहीं मानेंगे तो हम तो जीवन दाता, आपको माननी पड़ेगी। इसी पे भीड़ तंत्र पे थोड़ा डिस्कस कीजिए कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हमने मैं आपको एक बात हाँ, में टोक रहा हूँ। आपने एफआईआर की बात की थी कि एफआईआर हुई, चार्जशीट, देखिए चार्जशीट हो भी जाए हो ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम पे एफआईआर नहीं है? जो ये खड़ा होकर कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं है? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? वो आज भी पूरे देश में घूमता है, कैंपेन करता है और वैसा ही जहरीला भाषण देता है। तो मुझे इस सरकार से जो शिकायत है वो ये है, पहली बात तो आपने इस चीज को अलाउ करा, ठीक, आपने अलाउ कर, जब उन्होंने ये कह दिया कि हम 3 के तीनों कानून वापस कीजिए, हम नहीं मानते, तो दैट वाज एंड ऑफ द स्टोरी। फिर आप 11 बार चर्चा क्या कर फिर आप क्यों, जब वो कह रहे हैं कि भाई आपको तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे, हम संशोधन पे हैं यहाँ पे कि भाई आप इसमें ये अमेंडमेंट लेके आइए, हमें संशोधन नहीं चाहिए, आप तीनों कानून वापस कीजिए। अगर ये उनका रवैया था और आपको 11 बार में भी नहीं समझ में आया, या आप बताइए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, रामलीला मैदान में रामदेव जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को योगा सिखा रहे थे, काला धन वापस लाने की विदेश से बातें कर रहे थे। और क्या कर रहे थे वो? उनके खिलाफ एक कोalition गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने क्या किया था? बुरी तरह से लाठीचार्ज, टीयर गैस। कुछ लोग हमारे दोस्त कहते हैं अगर ये गवर्नमेंट भी वो काम करती तो जो हाल कांग्रेस का हुआ वो इनका होता। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रामलीला मैदान में जो किया उसके से उसकी सरकार नहीं गई, ठीक है, अगर उसकी वजह से गई होती तो आज भी लोगों को रामलीला याद होता। आज कितने लोगों को याद है कि रामलीला मैदान में क्या हुआ था रामदेव के साथ? किसी को नहीं याद है। तो आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं। अगर भाई आपको पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको देश संविधान के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से, इनके हिसाब से चलाना है, या आपको इस बेसिस चलाना है कि शाहीन बाग में कितने हजार लोग आकर के दिल्ली घेर लेते हैं और किसान आंदोलन में कितने। अगर दिल्ली घेर करके अगर आपको देश चलाना है तो बंद कर दीजिए ना, ताला मार दीजिए इस चुनाव नहीं होना चाहिए। हाँ, और ये एफआईआर का चूरन जो है आप किसको खिला रहे हैं? आपने राजदीप सरदेसाई को उठा के जेल में क्यों नहीं बंद किया? जब वो ये कह रहा है टीवी पे खड़ा होकर के कि किसान को मैं देख के आया हूं, वहां पे मैं देख के आया हूं कि किसान को सर पे गोली मार देगी, तो आपको सबसे पहले उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप राजदीप सरदेसाई को गिरफ्तार कर सके, ठीक, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो योगराज सिंह जो कि इस तरह की जब वो भाषण दे रहा था आपने उसको गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाला, जब वो एक समुदाय विशेष के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहा था। तो आपने वो पानी टेस्ट कर रहे थे कि देखते हैं अब सरकार क्या करती है, देखते हैं अब सरकार क्या करती है। तो भाई उन्होंने पानी टेस्ट करके भाई उनको यही पहुंचना था। आपने शुरुआत में ही पानी अगर गैस पे से उतार दिया होता तो चीज यहां तक नहीं पहुंचनी थी। आज ये अभी नहीं हुआ ना, ये तो चल रहा है। एक ही साल में हमारे पास कितने अनुभव हैं कि आप जामिया में देखिए, यही हुआ। स्टूडेंट्स वहां पे थे, स्टूडेंट्स ने क्या किया, 3 दिन तक वहां भी 72 घंटे दंगे चले थे और पूरा जामिया एरिया में 4 सीएनजी वाला बस जो था एसी वाला, उसमें आग लगाया। उसके बाद लाइब्रेरी वाला पूरा मसला देख ही रहे हैं। और पूरे इलाके में 10 हार्डकोर क्रिमिनल, 750 फर्जी आईडी कार्ड और 150 पीएफआई के एक्टिविस्ट, और वो खत्म होता है, शाहीन बाग शुरू हो जाता है। वहां पे भी आपने देखा कि शाहीन बाग का एक फसाद क्रिएट हो गया, जनगण मन गाया जा रहा है, भारत का नक्शा बना दिया, हम भारत के लोग, इस तरह की बातें, और तमाम तरह के हिंदू विरोधी नारे और पोस्टर्स, अलग फक हिंदुत्व वाला याद होगा, हिंदुओं से आजादी, इस तरह की। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था इसका। वो खत्म कल्मिनेट होता है, 53 लोगों की जान जाती है हिंदू विरोधी दंगों में। तो यहाँ पे ये जो भीड़ तंत्र ने आपको पहले पुश करके टेस्ट किया, पहले यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट आप और पीछे हम लोग चले जाए, टुकड़े टुकड़े वाले, आपने उसमें क्या क्या हुआ? एफआईआर आज तक क्या हुआ कन्हैया कुमार का या उमर खालिद का? कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा कि हाँ, इस पे कुछ नहीं, कम से कम आम आदमी पार्टी तो हमारे हेल्प के लिए है कि दे आर नॉट अलाउइंग फॉर एनी एफआईआर या चार्जशीट। एफआईआर कर भी दो, चार्जशीट दाखिल नहीं कर, उसमें डिले कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये पुश करते करते धीरे धीरे
अब तो मुझे यही लग रहा है कि फिर बजट सत्र में ये लोग करने जाएंगे तो फिर कोई ट्रैक्टर का अभी ट्रक का रैली आ जाएगा। तो ये भीड़ तंत्र को बर्दाश्त करना शायद इस गवर्नमेंट की नियति बन गई है, और क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये गवर्नमेंट की जो कमजोर नस है वो अपोजिशन ने पकड़ ली है। उनको पता है कि ये भीड़ से दबते हैं। उन्होंने ये चीज ट्राई करके एक दो बार देख ली है, तब उन्हें ये चीज पता चल चुकी है, और वो जब आपको कमजोर नस आप उनको उनकी पकड़ में आ गई है तब उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। अब इस सरकार को ये निर्णय लेना है कि क्या इनको उस कमजोर नस को एक्सप्लॉइट होने देना है, क्या उसका शोषण होते देना है, या कोई कार्रवाई करनी है। और ये डिफाइनिंग मोमेंट है कि आप दीप सिद्धू, राजदीप सरदेसाई और ये जो पूरा इकोसिस्टम है, योगेंद्र यादव हो गया, टिकैत हो गया, आप इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए ना। अब क्या मतलब लाल किला छोड़ करके क्या जब मोदी के घर में घुस जाएंगे तब आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करेंगे इनके खिलाफ? भाई, लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराता है, लाल किले पे भीड़ और मॉब जो है वो झंडा नहीं फहराती। और अगर आप इस पे भी अगर आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज करते तो आप कब करेंगे? जब राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पे जब फहर जाएगा झंडा तब आप करेंगे। वहीं अब बॉम्बिंग होना बाकी है। हाँ? क्योंकि अगला तो यही है ना, राइट भी करके इन्होंने देख लिया है, उसके बाद फिर अभी ट्रैक्टर से रौंदते हुए, मतलब कई जगह पे एक वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे वो लाल किला के वेल में पटपटा के मतलब 100-150 जवान धर 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 करके गिर रहे हैं, और वहां पे इन्होंने ये कैपिटल वाला तो फीका पड़ जाता है जिस तरह की यहाँ पे भीड़ थी, और लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुरक्षा तंत्र जो है वो थोड़ा सा मजबूत नहीं था, जानबूझ के ढीला किया गया था। तो इसको हम और कैसे, मतलब ये इनएक्सप्लिकेबल है एक तरह से। देखिए, बात ये है कि आपने, सरकार ने अलाउ किया ना इस चीज को। पहली बात आपने कहा कि ठीक है आप ईस्टर्न पेरिफेरी, यार ईस्टर्न पेरिफेरी आपको जब पता है हजारों की तादाद में बैठे हैं, तो आपको लगता है कि वो ईस्टर्न पेरिफेरी पे ही आएंगे और घूम करके चले जाएंगे? जब भीड़ निकलती है तो भीड़ की कोई दिशा नहीं होती है, भीड़ जहां चलती है वही उसकी दिशा होती है। ठीक, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। मुझे तो अभी तक वही कह रहा हूं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये जो राजदीप और योगेंद्र यादव ये जैसे अभी तक जेल में क्यों नहीं है? भाई, ऑलमोस्ट 36 घंटे हो चुके, कब आपको इन्होंने जेल में डालना है इनको? आप ये योगेंद्र यादव से लोग ये जेएनयू की भी वायलेंस में आपको दिखेंगे, हर जगह पे शाहीन बाग भी दिखेंगे, यहाँ भी दिखेंगे, अन्ना हजारे के मूवमेंट में भी दिखेंगे। जब जब दिल्ली चौक होनी होगी वहां पे आपको योगेंद्र यादव दिखेगा। तो जब आपको पता है कि ये सारे जो है ये संदिग्ध लोग हैं, कहीं कोई क्षेत्रीय लेवल पे चुनाव भी होता है तो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले लोग होते हैं सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है, सबसे पहले उनको अंदर डाल देते हैं कि भाई प्रिवेंटिव कस्टडी आप ले लेते हैं। जब आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इस तरह के लोगों को आप खुला क्यों घूमने दे रहे हैं? संवैधानिक, भाई जब वायलेंस हो चुका है, आपके खिलाफ प्रूफ है, आपके पास सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, लोग मर चुके हैं, उनकी जानें गई हैं, इतने पुलिस वाले घायल हैं, आपको और कितना एविडेंस चाहिए? क्या जब योगेंद्र यादव आकर के मोदी के कनपटी में बंदूक लगा देगा तब आप उसे गिरफ्तार करेंगे? और इसमें थोड़ा सा इस पे भी टच कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो रोल रहा है कि हम प्रोटेस्ट के राइट को अपहोल्ड करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कारण कि आप जो है हर एक व्यक्ति के राइट्स को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेरा भी तो है, आपका भी तो है, सड़क पे चलने वाले तमाम लोगों का है, जो व्यापार करते हैं। हर दिन 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, एसोचैम की एक स्टडी है, पिछली तिमाही में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और ये तो आर्थिक नुकसान एक तरफ हो गया, उसके बाद ये जो मेंटल ट्रॉमा से, क्योंकि दिल्ली में जो रहने वाले हैं वो अब अपने आप को सुरक्षित महसूस उस तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पुलिस को ही जब कोई कुछ नहीं समझता है और कुछ हजार लोग आते हैं ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं और पूरी तरह, मतलब एक दंगा देखा दिल्ली ने, जामिया में दंगा देखा दूसरा, और उसके बाद अब हर यूनिवर्सिटी में कभी न कभी कुछ हो, मतलब जेएनयू में तो हमेशा मारपीट होते ही जादवपुर, हाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया हो गया पूरा, मतलब यूनिवर्सिटी का इन्होंने सिनोनिम बना दिया है कि दंगाई विद्यार्थी वहां पे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने, जब ये बहस चल रही थी सरकार की, उन्होंने जो स्टे लगाया था कानूनों पे, उसमें बोला कि हमें लगता है कि वहां वायलेंस होगा, जाने में हो या अनजाने में हो, बट देयर इज अ चांस ऑफ वायलेंस।
अब ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्यों अनुमति देने को कहा या नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए क्यों कहा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है इसमें थोड़ा और मेच्योर होना चाहिए था, गिवन द कंटेक्स्ट कि हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं कि मॉब किस तरह से बिहेव करती है ऐसी जगहों। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं और आप टिप्पणी करके नहीं बच सकते। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो हाँ, लग ही जाएगा। लेकिन कुणाल कामरा और इनके जैसे जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक ऑफ इंडिया भी बोल करके निकल सकते हैं। कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इवन उसका नोटिस तक लेने के लिए आपको सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलानी पड़ती है, तब जाकर के वो नोटिस लेते हैं मजबूरी में। उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है किसी को नहीं पता और कभी नहीं होगी। वैसे ही प्रशांत भूषण के जैसे ना 1 रुपया लेकर के छोड़ दिया जाएगा और हमें और आपको 6 महीना जेल भेज देंगे। तो ये इस देश की जुडिशरी का हाल है। दूसरी चीज ये है कि आप जो दिल्ली पुलिस की बात है, इसमें बहुत बड़ा फेलियर जो है ना वो इंटेलिजेंस का भी है। जो हमारी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है उसको ये चीज पता होनी चाहिए थी कि इनमें से कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। भाई इंटेलिजेंस का और कोई काम ही नहीं है, यही काम है उनका। और उनको ये इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करनी चाहिए थी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए दिल्ली पुलिस क्या करेगी, आप मैं बताएं। अगर आपके पास पॉलिटिकल सैंक्शन नहीं है कोई भी काम करने का, देखिए जो ट्रेनिंग होती है, जो जवान होता है, वो चाहे पुलिस का हो, चाहे सेना का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसकी ट्रेनिंग ही लड़ने की होती है। ठीक है, इस तरह के सिचुएशंस को हैंडल करने की होती है। वो तो लड़ लेता, वो इनको काबू भी कर लेता। आखिर सीए के जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे सीए के, एनआरसी के, यूपी में क्यों नहीं हो पाए? और जिस दिन यूपी में शुरू हुए उसी दिन वहां खत्म भी हो गए। वो कैसे हो गए? क्योंकि वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने एक डिसीजन लिया, उसने कहा कि बिल्कुल कोई भी मुरव्वत नहीं देनी है। ठीक है, कोई भी ढील नहीं देनी है, जो निकलता है पकड़ के तोड़ दो। ठीक, और जिसने भी कोई भी प्रॉपर्टी नुकसान की है उसकी भरपाई जो है उसकी ही प्रॉपर्टी बेच करके करो। तो वहां दंगे अगले दिन से बंद हो गए। तो जब आपकी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखता है यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिसीजन ही नहीं ले पाई कि हमें इसमें करना क्या है। अगर आप रूथलेस हो जाते तो पहली बात, अगर शुरुआत में हो जाते तो नौबत यहां तक नहीं आती। आप कल भी हो जाते तो भी चीजें हैंडल हो जाती। आपको कल नहीं होना था, एक्चुअली आपको रूथलेस परसों रात में होना था। आप परसों रात में जाकर के अगर आप वहां पे उनको डिस्पर्स करा देते तो ये नौबत यहां तक ना आती। लेकिन आपने अलाउ करा, और ये मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन, क्या कहूं मैं, तो ब्लंडर किया गवर्नमेंट ने, खुद किया, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद जिम्मेदार है। भाई हम सुप्रीम कोर्ट की मैच्योरिटी पे और दुनिया भर की मैच्योरिटी पे हम बातें कर सकते हैं कि भाई मैच्योर तो फिर किसानों को भी होना चाहिए था, किसान नेताओं को भी होना चाहिए। भाई मैच्योर तो सबको होना चाहिए ना। जब हजारों लोग इकट्ठा हो तो सबको मैच्योरिटी से रहना चाहिए। लेकिन जब एक तरफ फ्रिंज है तो फ्रिंज के सामने आप मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं, फ्रिंज के सामने आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं, आप शक्ति दिखाते हैं, इच्छा शक्ति दिखाते हैं कि नहीं, हम अगर आपसे बैठ के टेबल पे बात कर सकते हैं तो हम आपके खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, जो फ्रिंज है वो हमेशा जो है ना स्ट्रेंथ, मतलब ताकत की जबान समझता है, वो कभी प्यार की भाषा नहीं समझता। भगवान राम ने कहा था ना, भय बिन होई न प्रीत। तो आपको किसी से नहीं, आप राम भक्तों की पार्टी, आप भगवान राम से ही कुछ सीख लिए होते। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंह किनारे। खैर, और कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ कि ये जो एफआईआर और जो इसका जो चूरन है ना, ये सरकार को खिलाना बंद कर देना चाहिए। इससे कुछ होगा नहीं। आप ठीक है, आप ऑनलाइन आप थोड़ा उस चीज को आप मैनेज कर लेंगे, जो आपका अपना वोटर आपसे बहुत नाराज है। लेकिन वैसे मैंने कहा कि एफआईआर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी है, कन्हैया कुमार के खिलाफ भी है, उमर खालिद के खिलाफ भी है। इस देश में बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारी एफआईआर हैं। अर्नब गोस्वामी अगर सच बोलता है तो उसके खिलाफ 6 महीने में प्रूफ मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है। ठीक, और 8 दिन उसको बिना किसी सबूत के जेल में रखते हैं, और उसके बाद उसके खिलाफ प्रूफ मैन्युफैक्चर करते हैं, और पूरा देश देख रहा है कि उसके खिलाफ प्रूफ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लीक्स किए जाते हैं, उसको डिस्क्रेडिट किया जाता है। एक राजदीप सरदेसाई जैसा जर्नलिस्ट टीवी पे खड़ा होकर के झूठ बोलता है। ठीक, रवीश कुमार जैसे लोग और बाकी इनके जो पूरा इल्क है, ये सारे स्टोरी को मतलब घुमा देते हैं और उसको स्पिन दे देते हैं, झूठ बोलते हैं खुलेआम। और आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसी दिल्ली में रहने वाले इन दोनों को आप 2 कांस्टेबल भेज करके थाने बुला करके दो सवाल पूछ लें। आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती। तो देखते हैं क्या करते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं।
तो दोस्तों और भी ये सिचुएशन डेवलप हो रहा है, और जैसे कि अभी दो किसान संगठन तो एक मतलब छोड़ के जा चुके हैं इस पूरे मुहिम को। दोनों ही यूपी के थे, और मुझे लग रहा है कि ये समझदारी है उनकी या डर है, जो भी है, अब इनके ऊपर एडिशनल चार्जशीट फाइल हो या जो एक्शन लोग देखना चाहते हैं कि जमीन पे कुछ हो रहा है, और कायदे से तो कल ही सिंगू बॉर्डर पे पूरा डिस्पर्सन को कर दिया जाना चाहिए। मतलब हो भी गया, मतलब सब हो गया, उसके बाद भी आपने क्या किया? आपने कुछ उस तरह का एक स्टर्न फेस अपना पुटअप नहीं किया जिससे लोगों में विश्वास जगे। आपके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होंगी, वो सब समझते हैं, लेकिन ये जो इमीडिएट थ्रेट है, क्योंकि आज आपने नहीं किया ना, तो ये श्योर है कि बजट सत्र तक या उसके बाद फिर कोई नौटंकी इसी तरह से ला दी जाएगी, और मैं और वैभव हो सकता है कि फिर इसी रूम में बैठ के इसी तरह की चर्चा करते रहें। नमस्कार।